हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th कक्षा की आपदा प्रबंधन की पाठ्यपुस्तक का पाठ नंबर 1 आपदा प्रबंधन से परिचय और आपदा प्रबंधक बनना इस पर चर्चा करेंगे। आपदा प्रबंधन आपके लिए नया विषय नहीं है, आपने 8वीं कक्षा में इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है। आज के पाठ में जो हम सीखेंगे वे विषय हैं आपदा, आपदा प्रबंधन और आपदा से जुड़े हुए जो समानार्थक शब्द हैं, उदाहरण के लिए संकट, खतरा, असुरक्षा, इनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आपदा क्या होती है। आपदा कोई भी वह स्थिति है जो मानव प्रेरित या प्रकृति प्रेरित हो सकती है, जिससे कि व्यापक मानवीय क्षति होती है, जिससे आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाता है और अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से हानि होती है। अगर इससे देखा जाए तो इसमें दो कारक हमें समझ आते हैं कि जो आपदा है ये मानव प्रेरित हो सकती है, अर्थात मानव के द्वारा निर्मित हो सकती है, अथवा ये प्रकृति प्रेरित हो सकती है कि प्रकृति के द्वारा स्वयं निर्मित कोई घटना हो सकती है। इससे जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो मानवीय क्षति हो सकती है, बहुत अधिक मात्रा में जान माल की हानि होती है और अर्थव्यवस्था को बड़े लंबे स्तर तक इससे नुकसान होता है। जो आपदा क्या होगी, इसके जो प्रमुख लक्षण हैं उसे इस तरह से रेखांकित किया जा सकता है। नंबर 1, सामान्य कामकाज में कमी। नंबर 2, जीवन व संपत्ति और आजीविका की क्षति। नंबर 3, अर्थव्यवस्था की भारी क्षति। आपदा से जो सबसे पहला जो लक्षण है वो है सामान्य कामकाज में कमी। आपदा आने की स्थिति में जिस तरह से जीवन सामान्य रूप से चलता है वो नहीं चल पाता, कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं उत्पन्न होती है। नंबर 2, दूसरा, जीवन संपत्ति और आजीविका की क्षति। आपदा के कारण लोगों की बहुत अधिक मात्रा में जाने जाती हैं, संपत्ति की बहुत अधिक क्षति होती है और जो आजीविका लोग कमा रहे थे उससे भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। नंबर 3 है अर्थव्यवस्था की क्षति। अर्थव्यवस्था का जो भाग विकासात्मक कार्यों के लिए खर्च किए जाना होता था वो पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए खर्च किए जाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बाधक स्थिति से गुजरती है। इससे आइए अब ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो आपदा है वो उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। आपदा को विभाजित करने के जो आधार हैं वो दो होते हैं। नंबर 1, गति के आधार पर और नंबर 2, उद्गम के आधार पर। गति के आधार पर आपदाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, मंद प्रारंभ वाली और तीव्र प्रारंभ वाली। और उद्गम के आधार पर जो आपदाएं हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, मानव प्रेरित और नंबर 2, प्रकृति प्रेरित। तो आइए सबसे पहले गति आधारित जो आपदाएं हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला है मंद प्रारंभ वाली आपदाएं। मंद प्रारंभ, जैसा कि नाम ही बताता है कि मंद प्रारंभ वाली आपदाएं वो होती हैं जिनकी शुरुआत धीमे रूप से होती है और ये एक समय में नहीं अपितु बहुत लंबे कालखंड में शुरू होती है। उदाहरण के लिए प्रकृति में सूखे की स्थिति आना, प्राकृतिक पर्यावरण होना, जंतु ह्रास आदि, इस तरह की स्थितियां हैं जो कि एक क्षणिक मात्रा में पैदा नहीं होती, ये लंबे समय के कालखंडों में उत्पन्न होती है। दूसरी है तीव्र प्रारंभ वाली। तीव्र प्रारंभ वाली घटनाएं वे जो तुरंत और एक क्षणिक रूप से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी विस्फोट, आपका भूस्खलन होना और भूकंप का आना, इस तरह की आपदाएं हैं जो तुरंत और तीव्र प्रारंभ वाली घटनाएं होती हैं। नंबर 2 जो इसका प्रकार है वो है उद्गम के आधार पर। कुछ एक जो आपदाएं हैं वो मानव निर्मित होती हैं और कुछ एक आपदाएं प्रकृति प्रेरित। मानव निर्मित आपदाएं वे होती हैं जिनका की कारण मानव की क्रियाएं होता है। उदाहरण के लिए कोई युद्ध होना, आतंकवादी गतिविधियां होना या किसी तरह की मानव निर्मित जो अन्य आपदाएं हैं वो इसमें विभाजित की जाती हैं। और दूसरी, प्रकृति द्वारा उत्पन्न घटनाएं। कई बार ऐसी घटनाएं जिसके ऊपर मानव का कोई वश नहीं होता, प्रकृति स्वयं उन्हें उत्पन्न करती है, वे प्रकृति प्रेरित आपदाएं होती हैं। उदाहरण के लिए आसमानी बिजली का गिरना, भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, इस तरह की घटनाएं हैं जो कि प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में रखी जा सकती है। आपदा प्रबंधन में कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें कि आपदा के समानार्थक माना जाता है, किंतु ऐसा नहीं होता। इनकी जो परिभाषा है वो थोड़ी सी अलग होती है और इसमें एक सीमित स्तर पे इनमें अंतर पाया जाता है। ये शब्द हैं उदाहरण के लिए संकट, असुरक्षा, खतरा। तो आइए बारी बारी से इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, संकट। संकट प्राकृतिक या मानव प्रेरित कोई भी ऐसी घटना है जिससे कि चोट लगने का भय है, जीवन नष्ट हो सकता है, आजीविका नष्ट हो सकती है और संपत्ति की बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है। और आपदा और संकट में जो प्रमुख अंतर ये है, आपदा वो स्थिति है जो उत्पन्न हो चुकी है, जबकि संकट वो स्थिति है जो कि उत्पन्न हो सकती है, अर्थात उसकी उत्पन्न होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। संकट जो होता है वो 3 प्रकार का रेखांकित किया जाता है। नंबर 1, प्राकृतिक, नंबर 2, सामाजिक प्राकृतिक और नंबर 3, मानव निर्मित।
सबसे पहला जो संकट है वो है प्राकृतिक संकट। उदाहरण के लिए भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होने पर किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होगी, वो प्राकृतिक संकट की श्रेणी में रखी जाती है। नंबर 2 सामाजिक प्राकृतिक, ऐसी स्थिति जो कि उत्पन्न तो प्राकृतिक रूप से होती है लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव है वो सामाजिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए बाढ़ आना, भूस्खलन होना, ये स्थितियां प्रकृति उत्पन्न करती है किंतु कहीं ना कहीं इसमें मानव का भी हस्तक्षेप रहता है। अगला है मानव निर्मित संकट। मानव के हस्तक्षेप के द्वारा जो संकट पैदा होते हैं उन्हें मानव निर्मित संकट कहा जाता है। उदाहरण के लिए दुर्घटना होना, आतंकवादी गतिविधियां, युद्ध इत्यादि के द्वारा जो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है उसे मानव निर्मित संकट कहा जाता है। कोई भी जो संकट है वो आपदा कब बन सकता है? कोई भी संकट आपदा उस स्थिति में बन सकता है जब कि ये ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाए जब ये बड़े पैमाने पर क्षति करे और जिस घटना का सामना करना समाज और मानव के लिए संभव नहीं हो पाता। संकट वो स्थिति होती है जिसकी उत्पन्न होने की संभावना होती है किंतु आपदा वो स्थिति होती है जो कि उत्पन्न हो चुकी होती है। अगला जो विषय है वो है असुरक्षा। असुरक्षा वास्तव में वो दशा है जो कि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय कारकों के द्वारा उत्पन्न होती है और जिससे कि समुदाय पर संकट के दुष्प्रभावों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। असुरक्षा वास्तव में एक दशा है, वो मेंटल सेटअप भी हो सकता है या किसी स्थान विशेष के प्रति लोगों की भावना के द्वारा उत्पन्न हो सकता है जिससे कि लोगों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए समुद्री तट पर रहने वालों में जो असुरक्षा की भावना होगी वो वहाँ पे तूफान और चक्रवातों को लेकर होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होंगे उनकी जो असुरक्षा की भावना वो भूस्खलन के लिए हो सकती है, भूकंप के लिए हो सकती है। मैदानी इलाकों में या नदी के तट पर रहने वाले लोगों की जो सुरक्षा की भावना है वो नदी में बाढ़ आने के कारण हो सकती है। अगला जो विषय है वो है खतरा। खतरा वास्तव में हानिकारक परिणामों की संभावना या आपेक्षिक हानि होती है। कोई आपदा या कोई संकट उत्पन्न होने पर किस परिमाण तक, किस सीमा तक नुकसान करेगा या उसके जो दुष्प्रभाव हैं किस सीमा तक होंगे, इसे ही खतरा कहा जाता है। इससे जो खतरा है वो इस रूप से मापा जा सकता है कि इससे लोगों की जान माल में कितनी नुकसान होगा, संपत्ति की कितनी क्षति होगी और जो अर्थव्यवस्था है उससे कितने स्तर पर नुकसान होगा। पश्चात जो अगला चरण हमारे पास है वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से अभिप्राय आपदा को रोकने या आपदा के जो दुष्प्रभाव हैं उनको कमतर करने के उपायों को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन में भी सभी तरीके आते हैं जो कि आपदा पैदा होने से पूर्व, आपदा आने के दौरान और आपदा आने के पश्चात किस तरह से उसके दुष्प्रभावों को रोका, कम किया या उसको सीमित किया जाए, ये सभी जो विषय हैं वो आपदा प्रबंधन में आते हैं। आपदा प्रबंधन के जो चरण हैं उन्हें इस प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है। नंबर 1 आपदा का आना, नंबर 2 जवाबी कार्यवाही करना, नंबर 3 पुनर्वास व पुनर्निर्माण, नंबर 4 मंदन, नंबर 5 तैयारी। तो ये 5 जो चरण हैं वो आपदा प्रबंधन के दौरान होते हैं। आइए इन पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। नंबर 1 आपदा का आना। कोई भी संकट, कोई भी जो आपदा है वो बताकर नहीं आती। कुछ एक आपदाएं ऐसी हैं जो लंबे समय से चली रहती हैं और कुछ एक आपदाएं क्षणिक होती हैं। जब कोई आपदा आती है उस दौरान किस तरह की गतिविधियां अपनाई जाती हैं, किस तरह की जो कार्यविधि है वो व्यक्ति अपनाता है, उसे आपदा आने के दौरान की कार्यविधियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए भूस्खलन, बाढ़ या इस तरह की कोई भी गतिविधि आने पर व्यक्ति को जो अपने परिवार है, अपने समाज के लोगों को किस तरह से बचाना है, उन्हें राहत शिविरों में किस तरह से ले जाना है, किन किन लोगों से संपर्क करना है और कौन कौन सी सामग्री अपने पास रखनी है, ये सभी आपदा आने के दौरान की गतिविधियों में आती है। नंबर 2 जवाबी कार्यवाही और राहत। आपदा आने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति आपदा में फंस जाता है या किस तरह की कोई नुकसान हो जाता है, उसे किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से राहत उस तक पहुंचाई जाए और आपदा आने के पश्चात किस तरह से राहत कार्यों को किया जाए, ये आपदा प्रबंधन का दूसरा चरण होता है। नंबर 3 पुनर्निर्माण व पुनर्वास। आपदा आने के पश्चात जो नुकसान हो गया उसका आकलन करना आवश्यक होता है। उसके पश्चात जिन लोगों को जो नुकसान हुआ है उनका पुनर्वास किस तरह से किया जाए और जो क्षति हो गई है उसका पुनर्निर्माण किस तरह से किया जाए, ये आपदा प्रबंधन का तीसरा चरण होता है। नंबर 4 मंदन। मंदन से अभिप्राय ये कि जो आपदा ने जो नुकसान कर दिया उसके प्रभाव को किस तरह से सीमित किया जाए, उसे बढ़ने ना दिया जाए, किस तरह से
इन कदमों को मंथन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के पश्चात जो एक प्रमुख जटिल समस्या होती है वो महामारी का फैलना। इस महामारी को फैलने से किस तरह से रोका जा सकता है, ये गतिविधियां मंथन में देखी जा सकती हैं। और साथ ही भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति फिर से ना हो, बाढ़ ना आए, इस तरह की जो कार्यविधियां हैं वो भी आपदा प्रबंधन के मंथन के चरण में देखी जाती हैं। उसके पश्चात है तैयारी। आपदा आने के पश्चात अगर हाथ पर हाथ धर के बैठा जाए तो ये सही नहीं होता। आपदा के पश्चात कोई दूसरी आपदा ना आ जाए, इसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, इस आपदा ने हमें क्या सबक सिखाया, उसके विषय में जानना और उससे रेखांकित करके आगे की तैयारी करना, ये आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण होता है। तो आज के पाठ में हमने आपदा प्रबंधन, संकट, असुरक्षा, खतरा, इन विषयों के बारे में जाना। तो आज के पाठ में इतना ही। धन्यवाद।